कैट 2026 का जो बैच है नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर रहे हैं। इन केस आप इंटरेस्टेड हैं, अभी तक आपका एनरोलमेंट नहीं हुआ है, आप एनरोलमेंट ले सकते हैं सो दैट डे 1 से आपका प्रिपरेशन बहुत स्मूथ वे में एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में बैच वाइज सिस्टम के अंदर चल सके एंड विदाउट एनी ट्रबल आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा पाए। एंड एक और अपडेट, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं तो प्लीज अपने ईमेल्स चेक करिए, आपको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए स्टेप्स भेजे गए हैं। प्लीज फॉलो दो स्टेप्स सो दैट आप व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बन पाए एंड अकॉर्डिंगली आपको सारी के सारी नोटिफिकेशन जो मिलना स्टार्ट हो जाए। अ लॉट ऑफ यू पीपल आस्क अस हाउ टू क्रैक कैट। कैट क्रैक करना एक्चुअल में उतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है जितना डिफिकल्ट 10 to 12 मंथ्स तक कंसिस्टेंटली फोकस्ड रहना है, डिसिप्लिन के साथ में रेगुलर प्रिपरेशन करना, मोटिवेशन के पीछे ना भागना और अपने एंड से जो बेस्ट पॉसिबल हार्डवर्क हो सकता है वो करते जाना, ये बड़ा डिफिकल्ट पार्ट है। तो जो भी स्टूडेंट्स इन तीनों चीजों को कंट्रोल कर लेते हैं कैट काइंड ऑफ उनके कंट्रोल में आ ही जाता है। तो आज हम कोई फैंसी बातें नहीं करेंगे, मोटिवेशन के पीछे नहीं भागेंगे, एक्चुअल उन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे जो एक्चुअल में एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करती हैं। सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर लो कि कैट एक इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं है, कैट एक कंसिस्टेंसी का टेस्ट है। सेम सिलेबस, सेम बुक्स, सेम आपकी रिवीजन, सब कुछ सिमिलर होते हुए भी 95% ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो फेल हो जाते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द सेम? फर्स्ट, फोकस चला जाता है, डिसिप्लिन वे में प्रिपरेशन हो नहीं पाता, हार्डवर्क जो है जो अपने एंड से डालना था वो नहीं हो पाता। तो अगर ये तीनों चीजों को आपने कंट्रोल में रख लिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका ऑलरेडी नॉलेज क्या है, आप इस एग्जाम को एस कर ही लोगे, कंट्रोल कर लोगे अपनी प्रिपरेशन जर्नी को। नाउ इफ यू टॉक अबाउट फोकस, फोकस का मीनिंग ये नहीं होता कि आप दिन भर बैठकर पढ़ रहे हो। फोकस का मतलब ये होता है कि आपको ये पता हो कि कौन सी चीजें मेरे काम की नहीं है, कौन सी चीजें मेरे काम की हैं। आपका करने वाली चीजें और आपकी ना करने वाली चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए सो दैट आप अपना समय बर्बाद ना करो। हर दिन नया यूट्यूब वीडियो आएगा, बहुत सारी स्ट्रेटजीज मार्केट में घूमेंगी, बहुत सारे टीचर्स मार्केट में होंगे, बट आप हर एक को फॉलो नहीं कर सकते। स्टार्टिंग में आपको एक आइडिया ले लेना है, भाई ये वाले लोग हैं जो मेरे काम के हैं, या ये वाला कोर्स मेरे काम का है, या ये वाला कोचिंग मेरे काम का है, उसके ऊपर आपको बिलीव करना है एंड उसके ऊपर स्टिक करके आगे बढ़ते जाना है। देन रेगुलर बेसिस पे कितना पढ़ना है, किस टॉपिक पे कितना डेप्थ में जाना है और आपका सिलेबस स्ट्रक्चर कैसा होगा, किस तरीके से आप आगे बढ़ोगे, मंथ बाय मंथ आपका प्लान क्या होगा, ये चीजें आपके फोकस की हैं। इस पे आपको डटे रहना है, इनको आप छोड़ नहीं सकते हो। तो लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, प्लान एकदम क्लियर होगा, ये मुझे करना है और उस रास्ते पे चलते हुए आप अपना प्रिपरेशन जो है वो करते हुए आगे बढ़ते जाओगे। अब टॉपिक वाइज बात करें तो VARC में भाई मैं बड़े सारे सोर्सेज फॉलो कर रहा हूँ, DLR में मैं दुनिया का हर एक पजल सॉल्व करने की ट्राई कर रहा हूँ, क्वांट में मैंने 5 टीचर पकड़ लिए हैं, सबसे कुछ कुछ पढ़ने का ट्राई कर रहा हूँ। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। VARC का सिंपल काम, सबसे पहला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम ये है कि आपको रीड करना आना। जो आप पढ़ रहे हो आप उसको ग्रैब कर रहे हो, आपके दिमाग में जा रहा है कि आप क्या पढ़ रहे हो। आप कोई भी टीचर फॉलो करने का ट्राई कर लो, अगर आप एक पर्टिकुलर पैसेज को पढ़ नहीं सकते हो, उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते हो, तो आप स्ट्रगल ही करोगे। मैक्सिमम स्टूडेंट रीडिंग हैबिट डेवलप ही नहीं करते थ्रू आउट द ईयर एंड जब कैट पास में आता है वो कहते हैं यार मैं तो सब कुछ कर रहा हूं, मेरा इंप्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा। भाई जब तू रिटेन ही नहीं कर पाएगा, तेरे दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा कि तू पढ़ क्या रहा है, तो कैसे तेरे मार्क्स आएंगे। तो रीडिंग हैबिट डेवलप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इजी कोर्सेज का बात करूं, आपको रेगुलर बेसिस पे रीडिंग के लिए मटेरियल्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, रोज पढ़ना होगा, अलग अलग जॉनर के मटेरियल्स रेगुलर पढ़ना होगा। इफ यू टॉक अबाउट DLR, भाई DLR में बहुत सारे लोग, मतलब ऑलमोस्ट हर एक पर्सन ये ज्ञान देता है कि यार DLR पढ़ाने वाली चीज नहीं है, ठीक है। तो भाई मैं तो जैसे DLR ही करा रहा हूं काफी ईयर से। अब होता क्या है, बात एकदम जायज है कि DLR अपने आप से किया जा सकता है, बट वो चीजें डेवलप करने में टाइम जाता है। अगर आपको कोई पर्सन डायरेक्टली गाइड कर दे कि यार ये वाला मेथड क्यों बेटर है, दूसरा मेथड क्यों बेटर नहीं है, रेदर देन आप खुद से दोनों मेथड को बार बार अप्लाई करो और फिर काफी टाइम के बाद में आप ये चीज डेवलप करो कि यार ये वाला मेथड काम का नहीं है, ये वाला काम का है, तो टीचर ने आपको ये हेल्प कर दिया, आपका एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच बनवा दिया कि भाई कैसे सॉल्विंग किया जा सकता है। उसके बाद प्रैक्टिस है, ऑब्वियसली उसके बाद प्रैक्टिस है, बट एक थॉट प्रोसेस बिल्ड करना कि कैसे चीजों को सोचा जाता है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चक्कर में मत पड़ना, अगर आज तक आपने कभी DLR नहीं पढ़ा ना, तो आप ये पॉइंट पे मत चलना कि रेंडमली कुछ भी कर लेने से आप DLR में इंप्रूवमेंट कर लोगे, नहीं होगा। बहुत सारे सोर्सेज फॉलो करना, हियर एंड देयर सब कुछ जो मिल जाए वो प्रैक्टिस करने लग जाना, काम नहीं बनता। और उससे ऊपर और ज्यादा पाप करने वाली चीज क्या है DLR में, कि आपने अच्छे से सीखा नहीं है, आप सॉल्यूशंस पे खट से जाते हो और सॉल्यूशन रेफर करते हो और आपको लगता है यार मजे आ गए, सॉल्व हो गया तो बड़ा इजी था, फिर नए पजल पे चले गए। इस रास्ते से आप 1000 पजल्स भी सॉल्व कर लोगे ना, तब भी आप इंप्रूव नहीं कर पाओगे। रीजन क्या है, आपका अपना थॉट प्रोसेस बिल्ड होना बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने DLR में आप ये समझ लो कि कोई भी पजल आप पिक कर रहे हो ना, 0 से लेकर एंड तक का जर्नी आपको बनाना आना चाहिए।
अगर आप उस स्टेज तक पहुंच गए कि वो जर्नी आपको बनाना आ गया, उसके बाद आप जो मर्जी प्रैक्टिस करो, वो हर एक पजल आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाएगा। बट अगर आप ऐसे ही स्टार्टिंग में कुछ करे बिना, कुछ सीखे बिना करने लगे, डिमोटिवेट होकर डीएलआर से आप तंग हो जाओगे कि यार क्या ही सिरदर्दी वाला सब्जेक्ट मुझे मिल गया, जबकि ये इतना प्यारा सब्जेक्ट है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट क्वांट्स, क्वांट्स में आप सबसे पहले कोर नॉलेज को बिल्ड करोगे। मोनोटोनस काम है, बोरिंग काम है, बट वो करना होगा। अगर आपने अभी इस स्टेज में फर्स्ट 6 मंथ्स की मैं बात कर रहा हूं, जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, फर्स्ट 6 मंथ्स में आपने मोनोटोनस काम को अपनी ईमानदारी से नहीं करा, तो आप बाद में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करोगे जब मॉक्स का टाइम आएगा। तो फोकस रहते हुए अपना प्रिपरेशन जर्नी, वीआरसी, डीएलआर, क्वांट, जैसा जैसा सिनेरियो बनाते जाएंगे, प्रोसीड करते जाना। बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं कि डेली क्या करना है, कितना करना है, कितनी डेप्थ में जाना है, आपको ऑलरेडी पता होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द एलीट स्टूडेंट्स जो कैट 2026 के लिए ईजी को चूज करें, और आईएलएफ से सारे स्टूडेंट्स जो भी कैट 2026 के लिए ईजी को चूज कर रहे हैं, या इवन किसी और भी कोचिंग को चूज कर रहे हैं, देन ऑल्सो उनका टारगेट फिक्स होना चाहिए कि भाई कोचिंग का मॉड्यूल अगर मैं छोड़कर कहीं इधर उधर भागने का ट्राई कर रहा हूं, दैट इज ऑफ नो यूज। फोकस रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका फर्स्ट पार्ट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट डिसिप्लिन। अब ये डिसिप्लिन है क्या? देखिए, रोज बिना रुके एक ही काम को करने का पावर रखना, मोटिवेशन के पीछे मत भागना कि रोज थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए मुझे, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए ना। डिसिप्लिन रहना कि भाई मन कर रहा है, नहीं कर रहा, बोर हो रहा हूं, नहीं हो रहा हूं, मन लगा है, नहीं लगा, भाई मैं तो प्रिपरेशन करूंगा, ये मेरा काम है, रोज का काम अपने जो डेली के हैं वो करना है, ये डिसिप्लिन है। मोटिवेशन आएगा जी तब नहाऊंगा, मोटिवेशन आएगा तब खाना खाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। आपके रोज के करने के काम है, ये आपका डिसिप्लिन है, आपको करना होगा, आप इसको छोड़ नहीं सकते हो। बड़े सारे टॉपर्स और एवरेज स्टूडेंट्स, मैं ये वर्ड यूज नहीं करना चाहता क्योंकि कोई भी पैदा होते ही कोई एवरेज या टॉपर स्टूडेंट नहीं बनता, बट उनकी हैबिट्स जो है ना, वो किसी को टॉपर या किसी को एवरेज स्टूडेंट बना देती है। वो हैबिट्स क्या है? टॉपर बंदे का अगर मन नहीं भी करेगा ना, तब भी वो कुछ ना कुछ उस दिन से प्रोडक्टिव एक्सट्रैक्ट करने की ट्राई करता है। एवरेज स्टूडेंट छोड़ता है, आज पार्टी करते हैं, अभी तो यार जनवरी है, क्या टेंशन है, अभी तो मार्च ही है, क्या टेंशन है। फिर जब अगस्त सितंबर का टाइम आता है, एडमिट कार्ड बाहर आ गया जी, थोड़ी धक धक होना स्टार्ट हो रहा है, मॉक स्टार्ट हो गए, तब प्रेशर क्रिएट हो रहा है। बट जो एक्चुअल में एग्जाम को एस करना चाहता है ना, जो टॉप करना चाहता है, जिसके ख्वाब बड़े, वो मेहनत करेगा इक्वली। तो वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपना जो थॉट प्रोसेस है ना, वो थोड़ा सा उस तरफ से अलाइन कर लेना कि यार अगर मुझे करना है तो आई विल बी गिविंग माई बेस्ट, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। चलिए अब हार्ड वर्क के बारे में बात करते हैं। हार्ड वर्क, नाम ही हार्ड है तो काम भी थोड़ा हार्ड होगा। बट हार्ड वर्क का मतलब ये नहीं होता है 10-12 घंटे बैठ के पढ़ रहा हूं, रात को बैठा 10 बजे, सुबह 6 बजे तक पढ़ रहा हूं। हार्ड वर्क का मतलब बिल्कुल भी नहीं है ये। हार्ड वर्क का अगर सही मायने में आप मतलब निकालने का ट्राई करो ना, तो हार्ड वर्क का मतलब ये है कि भाई अगर मेरा कोई टॉपिक वीक है ना, उसको एक्सेप्ट कर लूं मैं कि पहले वो वीक है। बहुत सारे लोग अपने ही हवा में उड़े रहते हैं, भाई मुझे सब आता है। लास्ट ईयर कैट का परसेंटाइल बना होता है 50 परसेंटाइल, लेकिन मुझे भाई सब आता है। पहले तो अपना एक्सेप्टेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मुझे नहीं आता। अगर एक्सेप्टेंस होगा तो बहुत हाई चांसेस है जल्दी सीख कर आगे बढ़ जाओगे। ईगो को साइड पे रखना आना चाहिए कि भाई मेरी ईगो है ना जो, वो मेरे लिए मेक और ब्रेक वाला काम कर सकती है। अपनी प्रिपरेशन को बेटर करने में भी ईगो ही हेल्प करेगी और अपनी प्रिपरेशन को रुइन करने में भी ईगो का ही हाथ रहेगा। तो किस लेवल पे किस तरीके से उसको यूज करना है, ये आपको आना चाहिए। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मॉक देना ना एक्चुअल में बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। हार्डवर्क की बात कर रहे हैं ना, तो मॉक देना कोई बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, एनालिसिस करना हार्डवर्क है। मैक्सिमम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि भाई पहले तो मॉक ही अवॉइड करते हैं जी, डर बहुत है हमारे अंदर, हम छोटे छोटे बच्चे हैं। मान लो मॉक दे भी दिया तो उसके एनालिसिस से डरते हैं, और पेपर क्लियर आपका मॉक नहीं कराएगा, पेपर क्लियर आपका एनालिसिस कराएगा। तो उस हार्डवर्क से पीछे भागना, एनालिसिस ना करना, नया नया मॉक देने का ट्राई करना, एनालिसिस ना करना, इट विल लीड यू नोवेयर, कोई फायदा नहीं, वेस्टेज ऑफ टाइम है। आप मॉक अगर दे रहे हो उसमें से कुछ सीख नहीं रहे हो तो इट विल बी ऑफ नो यूज। तो अगर आप 3-4 घंटे बिना किसी एक्सक्यूज के रेगुलर बेसिस पे बैठकर पढ़ रहे हो तो आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, एंड उस पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करते हुए आप अपने ड्रीम कॉलेजेस का रास्ता जो है वो पार कर ही लोगे। उसके लिए आपको फोकस रखना होगा, मोटिवेशन आए ना आए डिसिप्लिन रहना होगा, और आपका रेगुलर बेसिस पे अपने एंड से हार्डवर्क जो है वो चलते जाना होगा। ये 3 पिलर्स हैं आपकी प्रिपरेशन जर्नी के। अगर आप इनके ऊपर स्टिक करते हो तो कैट में आप बहुत ही हाई लेवल तक जा सकते हो। इवन इफ आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग है, इवन इफ आपके बेसिक्स बहुत खराब है, आपको कुछ आता जाता नहीं है, फिर भी यही 3 पिलर्स आपकी प्रिपरेशन जर्नी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा सकते हैं। और एक और बड़ी प्यारी लाइन आई थी, मैं सोचा था कि इस वीडियो में मैं वो लाइन यूज करूंगा। तो कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय।
ये लाइन मैंने सुना था कहीं पे, शायद क्रिकेट की किसी कमेंट्री में सुना था। मुझे बड़ा प्यारा लगा ये पॉइंट। बहुत सारे लोग कंपैरिजन करने लगते हैं अपना अपने दोस्त के साथ में या किसी और स्टूडेंट के साथ में जिसको वो जानते हैं, शायद नहीं जानते। आप अगर आज जिस फेज में हो, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आप इंप्रूवमेंट कर रहे हो, लेकिन आप सामने वाला पर्सन जो ऑलरेडी एप्टीट्यूड वाइज बहुत अच्छा था उसके साथ अपने स्कोर्स मैचअप करने लगो या नॉलेज को मैचअप करने लगो, तो आपको दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आप अल्टीमेटली फाइट किसके साथ कर रहे हो आपको पता है? आप जो आज हो ना, और आप अपनी प्रिपरेशन के साथ जो कल बन जाओगे, आपका यही टारगेट है कि मुझे उसके साथ फाइट करना है, कि मुझे उसको हराने की ट्राई करना है, कि कल मैं कहां पर पहुंचूंगा। ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, और इस रास्ते पे चलते हुए आप बहुत अच्छा रैंक अपने लिए ला सकते हो और एग्जाम को एस कर सकते हो। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, हम लोग अपना कैट 2026 का जो बैच है नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर रहे हैं। इन केस आप इंटरेस्टेड हैं, अभी तक आपका एनरोलमेंट नहीं हुआ है, आप एनरोलमेंट ले सकते हैं, सो दैट डे 1 से आपका प्रिपरेशन बहुत स्मूथ वे में, एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में, बैच वाइज सिस्टम के अंदर चल सके, एंड विदाउट एनी ट्रबल आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा पाएं। एंड एक और अपडेट, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, तो प्लीज अपने ईमेल्स चेक करिए, आपको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए स्टेप्स भेजे गए हैं। प्लीज फॉलो दो स्टेप्स सो दैट आप व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बन पाए, एंड अकॉर्डिंगली आपको सारी के सारी नोटिफिकेशन जो मिलना स्टार्ट हो जाए। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप सो आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। आपको काफी चीजों का आइडिया लगा होगा। दैट इज ऑल। थैंक यू। बाय बाय।